हेलो दोस्तों, आज एनसीसी की क्लास में हम तीसरे क्लास देखने जा रहे हैं जिसमें है भारत में एनसीसी के निदेशालय। यानी कि जब बात करें एनसीसी की, जब एनसीसी की बात करें तो एनसीसी में बात आती है कितने निदेशालय होते हैं, अब ये निदेशालय क्या होते हैं और कहाँ कहाँ पर होते हैं, इसके बारे में जानने के लिए आइए आज हम देखते हैं कि एनसीसी के कितने निदेशालय हैं और वह कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर नंबर 1 पर एनसीसी डायरेक्टरेट, ये है राज्य का नाम है और ये है मुख्यालय यानी कि कहाँ पर स्थित है। ये हो जाएगा निदेशालय किस राज्य में है, किस राज्य के कौन से निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए भारत में एनसीसी के निदेशालय, पहले यहाँ से क्रम संख्या डाल लीजिए, फिर निदेशालय के नाम डाल लीजिए और उसके बाद आता है मुख्यालय यानी कि किस राज्य का मुख्यालय किस जगह पर स्थित है। तो सबसे पहले एनसीसी के जो ये निदेशालय है इसको डायरेक्टरेट भी बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं। तो सबसे पहली बात करें तो पहला एनसीसी डायरेक्टरेट कहाँ पर है, तो सबसे पहला महाराष्ट्र, गोवा, दीव और दमन, ये जो हैं इनका मुख्यालय मुंबई में है। यानी कि यहाँ के जो एनसीसी की देखरेख होती है वो मुंबई से ऑपरेट होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर बात करें तो मद्रास और पांडिचेरी, इसका मुख्यालय चेन्नई में है। उसके बाद मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की बात करें तो उसका मुख्यालय भोपाल में है। चौथे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल और अंडमान द्वीप समूह, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बिहार एवं झारखंड, बिहार एवं झारखंड का जो मुख्यालय है वो पटना में स्थित है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह लखनऊ में स्थित है। उत्तराखंड की बात करें तो यह देहरादून में है। कभी कभी पूछता है कि सबसे नवीनतम मुख्यालय कौन सा है और यह नवीनतम निदेशालय कौन सा है, तो वह उत्तराखंड का निदेशालय है। ये 17वां निदेशालय है जो अभी हाल फिलहाल में बना है और इसका मुख्यालय देहरादून में है। फिर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की उत्तराखंड अभी अभी में बना हुआ है और इसका निदेशालय देहरादून में है। उसके बाद अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली का दिल्ली में ही है। उसके बाद आता है पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश, जिसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है। असम एवं नेपाल, इसका जो मुख्यालय है वो शिलांग में है। उसके बाद अगर हम बात करें तो असम एवं नेपाल शिलांग हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा कर्नाटक, कर्नाटक का जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है। केरल एवं लक्षद्वीप, इसका त्रिवेंद्रम में है। आंध्र प्रदेश का सिकंदराबाद में है। उड़ीसा इसका कटक में है। राजस्थान जयपुर में है। गुजरात दादर एवं नागर हवेली का मुख्यालय अहमदाबाद में है। जम्मू एवं कश्मीर की बात करें तो वो श्रीनगर में है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है। ये तो याद हो जाएगा, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है जिसको याद कर लीजिए, बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा, किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अधिकतर जो मुख्यालय होते हैं वो उस राज्य के राजधानी में होते हैं, तो इससे यह आसानी होगा कि आपको अगर राज्य राजधानी याद है तो राज्य और उसकी राजधानी याद है तो आपको उसका मुख्यालय याद हो जाएगा। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो 3, 4, 5 करके 3 हैं, 2 हैं और उसका मुख्यालय एक ही है, तो ऐसे चीज़ों को याद देख लें। और कुछ का अलग है, बाकी सभी का सेम है। जैसे महाराष्ट्र, गोवा, दीव और दमन है तो इसका मुंबई है। मद्रास का तो चेन्नई होता ही है। मध्य प्रदेश है जैसे तो मध्य प्रदेश का भोपाल हो गया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। उसके बाद बिहार की राजधानी पटना हो गई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ है। उत्तराखंड का देहरादून। दिल्ली का तो दिल्ली हो जाता है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं हरियाणा की बात करें, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा का तो चंडीगढ़। उसके बाद असम नेफा का शिलांग हो जाता है। कर्नाटक का बेंगलोर होता है। केरल एवं लक्षद्वीप का त्रिवेंद्रम। आंध्र प्रदेश सिकंदराबाद। उड़ीसा का कटक होता है, जबकि राजस्थान का जयपुर होता है। उसके बाद गुजरात दादर एवं नागर हवेली, अहमदाबाद, जम्मू व कश्मीर, श्रीनगर। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये 2 से 5 नंबर तक का पूछा जाता है या ऑप्शन वाले में सही गलत में भी पूछ लिया जाता है। ये जिस तरह लिखा है इसको इसी तरह अपने कॉपी पर उतार लीजिए और तो आपकी नोट्स बन जाएगा। अब निदेशालय की बात कर चुके हैं तो देश में अगर कुल निदेशालय की बात करें तो इसमें भारत में कुल 17 एनसीसी के निदेशालय हैं। अब ये निदेशालय
कहाँ किस राज्य का निदेशालय किस जगह स्थित है ये आपने देख लिया। अब इसके बाद अगर बात करें तो इसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होती है और इसे चलाता कैसे है और ये चलता कैसे है, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमें इस एनसीसी का प्रशासनिक व्यवस्था जो होता है उसके बारे में जानना पड़ेगा। जब हम एनसीसी की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ से और कैसे ऑपरेट किया जाता है। एनसीसी की प्रशासनिक व्यवस्था के अगर हम बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है डायरेक्टरेट जनरल, यानी कि ये डायरेक्टरेट जनरल जो होते हैं वो उनका जो रैंक होता है वो लेफ्टिनेंट जनरल होता है, यानी कि जो आर्मी रैंक में जो लेफ्टिनेंट जनरल होंगे, यहाँ जो डायरेक्टर जनरल है इसका फिक्स किया होता है कि ये जो यहाँ के जो मतलब कि बनेंगे डायरेक्टरेट वो आर्मी के ही लेफ्टिनेंट जनरल होंगे, उसके अलावा कोई नहीं बन सकता। ये जो डायरेक्टर जनरल है इसको महानिदेशालय बोला जाता है और यह नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि यह जो है यह पूरे भारत का एक ही है, ये सिर्फ एक होता है और यही पूरे निदेशालयों पर कंट्रोल करता है। सारी प्रक्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं और सारे आदेश यहीं से आते हैं। उसके बाद बात करें तो यहाँ से ज़्यादा सवाल नहीं बनता है, सिर्फ ये पूछता है कि डायरेक्टर जनरल कहाँ पर है। मतलब डायरेक्टर जनरल ये पद का नाम है, ये है महानिदेशालय ये ऑफिस का नाम है और ये जिस पद पर ये लेफ्टिनेंट जनरल बैठते हैं उनके पद का नाम होता है। और यह जो महानिदेशालय स्थित होता है यह नई दिल्ली में स्थित होता है। डायरेक्टर जनरल की रैंक पूछता है तो रैंक क्या होती है, तो रैंक होती है लेफ्टिनेंट जनरल। एक डायरेक्टरेट जनरल के अंदर में कई डायरेक्टरेट आते हैं, यानी कि एक महानिदेशालय के अंदर में कई निदेशालय आते हैं और इनकी संख्या लगभग 17 है, लगभग नहीं एक्यूरेट 17 निदेशालय है हमारे देश में। तो एक महानिदेशालय के अंडर में 17 निदेशालय आते हैं। अगर निदेशालय की बात करें तो यहाँ पर जो बैठेंगे वो डायरेक्टरेट होंगे। यहाँ पर जो ऑफिसर बैठेंगे उनकी रैंक क्या होगी, तो रैंक होगी ब्रिगेडियर से मेजर जनरल, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल से छोटा होना चाहिए और कर्नल से बड़ा होना चाहिए, यानी कि ब्रिगेडियर या मेजर जनरल। इनके बीच में ये या तो ब्रिगेडियर हो जाएं या फिर मेजर जनरल हो जाएं तो आप यहाँ बन सकते हैं। उसके बाद एक डायरेक्टरेट में कई ग्रुप होते हैं, इस ग्रुप को समूह बोलते हैं। यहाँ के जो हेड होते हैं वो कर्नल होते हैं या ब्रिगेडियर होते हैं। कर्नल से ब्रिगेडियर तक के जितने भी रैंक ऑफिसर हैं वो आ जाते हैं इसके अंदर। एक ग्रुप के अंदर कई बटालियन होती हैं, इस बटालियन को यूनिट भी बोलते हैं। तो ये जो बटालियन होती है इसके जो ऑफिसर होते हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल से लेकर के कर्नल तक के होते हैं। यहाँ के जो ऑफिसर हैं उनका ये रैंक होता है, यानी कि या तो लेफ्टिनेंट कर्नल होंगे या फिर कर्नल होंगे। एक बटालियन में फिर बात आती है बहुत सारी कंपनी होती हैं, एक बटालियन में लगभग बहुत सारी कंपनी होती हैं और एक कंपनी का जो और इस कंपनी को जो चलाते हैं उनका रैंक लेफ्टिनेंट से लेकर के मेजर तक होता है। फिर जब कंपनी की बात करें तो कंपनी में कंपनी दो चीज़ों में बढ़ जाता है, एक है सीनियर डिवीज़न या सीनियर विंग, दूसरा आता है जूनियर डिवीज़न या जूनियर विंग। फिर इस सीनियर डिवीज़न में भी 3 पार्ट हो जाते हैं। जो पहला आता है ये सीनियर डिवीज़न और सीनियर विंग में होता है कि ये 3 में होता है। पहला है आर्मी, दूसरा है नेवी, तीसरा है एयरफोर्स। जूनियर डिवीज़न जूनियर विंग इसमें भी होता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। जूनियर डिवीज़न उसे बोलते हैं जो आर्मी से करते हैं या नेवी से करते हैं। जूनियर विंग का मतलब होता है जो एयरफोर्स से होते हैं उनको जूनियर विंग बोला जाता है। उसके बाद ये सब आप देख ही चुके हैं। इसको इसी तरह अपने कॉपी अगर आप इसको नोट्स बनाना चाहते हैं या नोट्स चाहते हैं कि आपका नोट्स कैसे बने तो ये जैसे लिखा है इसी तरह आप बना लीजिए। आप अगर रोज़ इसी तरह की क्लास चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एनसीसी की प्रशासनिक व्यवस्था में देख लिए हैं कि हम कैसे बनता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बारे में अगर बात कर लें एनसीसी की प्रशासनिक व्यवस्था में तो उसको पूरा ऐसे लिख दीजिए, आपका पूरा नोट्स बन जाएगा। सबसे पहले निदेशालय लिख लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए कि उसकी प्रक्रिया कैसे होती है। सबसे पहले महानिदेशालय, उसके बाद निदेशालय, उसके बाद जैसे रैंक ऑफिसर बैठते हैं और जो जिस तरह क्रम में लिखा है उसी प्रकार अपने कॉपी पे ऐसे लिख लीजिए, आपका पूरा नोट्स बन जाएगा और एग्ज़ाम में रिवीजन करने के लिए भी अच्छा रहेगा और आप अल्फ़ा ग्रेड आराम से ला सकते हैं। अब अगर बात करते हैं, देखिए एनसीसी संगठन की प्रशासनिक व्यवस्था रक्षा मंत्रालय के माध्यम से की जाती है।
अब अगर कोई पूछ ले आपसे कि एनसीसी की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह किसके माध्यम से की जाती है, तो यह रक्षा मंत्रालय के माध्यम से की जाती है। रक्षा सचिव, रक्षा मंत्रालय इसके पूर्ण रूपेण प्रभारी हैं। एनसीसी संगठन की प्रशासनिक व्यवस्था रक्षा मंत्रालय के माध्यम से की जाती है। रक्षा सचिव, रक्षा मंत्रालय इसके पूर्ण रूपेण, यानी कि जो रक्षा सचिव होते हैं वो रक्षा मंत्रालय के पूर्ण रूपेण प्रभारी हैं, जो एनसीसी के सुचारू रूप से संचालन तथा अन्य मामलों के लिए पूर्ण रूप से भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी हैं। अगर एनसीसी में अगर आपको कुछ मतलब किसी भी प्रकार के एनसीसी को चलाने में कोई भी समस्या आती है तो उसको रक्षा मंत्रालय के द्वारा रक्षा सचिव निपटाते हैं। ठीक, सीधी सी बात होती है, इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं है। ये केवल आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बस, कोई ज़्यादा वो नहीं करना है। उसके बाद एक बार आप समझ जाएंगे, फिर बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। एनसीसी के अगर प्रमुख की बात करें तो महानिदेशक होते हैं, जो हम आपको इसके पहले बता चुके हैं, उसी को एकदम लिख दिया गया है। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो इसको अपने कॉपी पर इसी तरह लिख लीजिए। एक बार दो बार पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसको आप छोड़ नहीं सकते कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना भी है सब महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टिकोण से तो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सब आपको कम से कम पता रहना चाहिए। ये एनसीसी का बेसिक होता है और ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आपको परेशान नहीं होना है, बस जैसे लिखा है इसी तरह लिख कर दो बार पढ़ लेंगे, आपको पूरा याद हो जाएगा। एनसीसी के प्रमुख महानिदेशक होते हैं। अब बात अगर आती है कि एनसीसी का प्रमुख कौन होता है, तो एनसीसी के प्रमुख महानिदेशक होते हैं। ये जो महानिदेशक हैं इनका रैंक क्या होता है, कौन बन सकता है, तो जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के थल सेना अफसर होते हैं। अब बात आती है लेफ्टिनेंट जनरल के थल सेना। थल सेना का मतलब होता है कि आर्मी ऑफिसर। आर्मी में जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर रहेंगे वही इस महानिदेशक के उत्तराधिकारी होंगे। उत्तराधिकारी नहीं, मतलब कि वही यहाँ के ऑफिसर बन सकते हैं, वही इसको संभालते हैं। वह दिल्ली में स्थित है। अब अगर बात की जाए महानिदेशक की कि कहाँ, इस महानिदेशालय की कहाँ स्थित है, तो वह दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय कैडेट कोर मुख्यालय के माध्यम से देश भर में एनसीसी के कार्य संचालन के लिए जिम्मेदार हैं। एनसीसी के लिए कौन जिम्मेदार है, तो महानिदेशक, जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के थल सेना अफसर होते हैं। यहाँ तक की बात हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें तो राज्य स्तर पर देश को 17 निदेशालयों में विभाजित किया गया है, जो सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कार्य करती है। वही बात है जो हमने पीछे बताया था कि देश को जितने भी एनसीसी हैं उनको 17 निदेशालयों में बांटा गया है। वर्तमान में भी 17 ही निदेशालय हैं, अभी कोई नया बना नहीं है, और जैसे ही कोई बनता है हम आपको बता देंगे। राज्य स्तर पर देश को 17 निदेशालयों में विभाजित किया गया है, जो सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कार्य करते हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो इन निदेशालयों के प्रमुख अपर महानिदेशक, जिन्हें एडीजी भी बोला जाता है, मेजर जनरल अथवा अन्य सेवाओं से उनके समकक्ष रैंक के अफसर होते हैं। यानी कि इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आर्मी का ही होगा, नेवी, एयरफोर्स से भी हो सकते हैं। रैंक के अफसर होते हैं, ये तो बात आप जान चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो राज्य मुख्यालय के नियंत्रण में 2 से 11 तक जो राज्य मुख्यालय होता है उसके नियंत्रण में, यानी कि उसके अंडर में 2 से 11 तक ग्रुप मुख्यालय होते हैं। वही जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, एनसीसी की संरचना देख चुके हैं ना, उसी में एक बार उसको देखिए, फिर एक बार इसको पढ़िए, आपको पूरा समझ आ जाएगा। जिसके प्रमुख कर्नल, ब्रिगेडियर या समकक्ष रैंक के अफसर होते हैं। यानी कि इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि कर्नल या ब्रिगेडियर आर्मी के ही हों, वो नेवी और एयरफोर्स के भी हो सकते हैं। उसके बाद बात करें तो इन ग्रुप कमांडर्स के अधीन 5 से 7 जो ग्रुप कमांडर्स होंगे उनके अंडर में 5 से 7 एनसीसी की बटालियन होती हैं, जिनको लेफ्टिनेंट कर्नल से लेकर के कर्नल रैंक का अफसर कमांड करता है। उसके बाद बात आई, प्रत्येक बटालियन में कई कंपनियां होती हैं, जिनको एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर या जिसको एनओ भी बोला जाता है, जिनका पद लेफ्टिनेंट से लेकर के मेजर तक होता है, कमांड करते हैं। ये जो बटालियन की कंपनी होती है, ये कंपनी का मतलब है जो स्कूल जहाँ से आप एनसीसी कर रहे हैं ना, उसको कंपनी बोला जाता है। वो जो लिखा रहता है ना, कुछ करके लिखा रहेगा, फिर ऑब्लिक कोई नंबर रहेगा, फिर ऑब्लिक फिर कोई नंबर, उसके बाद लिखा रहता है क्वाय, उसके बाद आपकी स्कूल का नाम करके रहता है, वही आपकी कंपनी का नाम है। उसी जो क्वाय होता है ना, COY क्वाय, उसी को कंपनी बोला जाता है। तो यहाँ तक पूरा क्लियर हो जाता है। यहाँ से एनसीसी का जो निदेशालय है वो क्लियर हो गया, और एनसीसी में कौन से ऑफिसर किस रैंक पर कहाँ पर होते हैं वो भी आपको पूरा याद हो गया।
ये पूरा लिखा है, इसी प्रकार लिख लीजिए, पूरा नोट्स कंप्लीट। उसके बाद अगर हम बात करें तो सभी चीज़ तो ठीक है,